हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो बच्चा पार्टी, हमने अपना सेशन फॉर 2024-25 स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लास ऑलरेडी लगा दी है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बिजनेस स्टडीज। बच्चा, आपका सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, आपका प्यार मिल रहा है, तभी मोटिवेशन मिल रही है आगे और मेहनत करने के लिए। बस इस तरीके से अपना प्यार दिखाते रहो, साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, फोड़ देंगे इस बार एग्जाम्स को। तो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट कि भैया मैनेजमेंट होता क्या है। हम अपनी लाइफ में हर जगह ये वर्ड सुनते रहते हैं, तो ये आखिर में ये वर्ड है क्या, इसको डेफिनेशन समझते हैं। तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क और द टास्क डन। पहले यहां तक समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बेटा, ये एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है कि एक बार परफॉर्म करिए खत्म हो गई। ये प्रोसेस है जो चलता रहता है, ठीक है। ऑफ गेटिंग द वर्क और द टास्क डन, अपने काम को कराने के लिए, बाय अदर्स, दूसरों से। कौन से काम कराने हैं? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो काम कराने हैं हमें दूसरों से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमारी मदद करेंगे। अब गोल को अचीव करना ही एक मैटर नहीं करता, मैटर ये भी करता है कि वो गोल किस तरीके से अचीव हुआ है, इन अ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना है। ये दोनों वर्ड को मैं आगे आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। अभी के लिए कंसाइज करते हैं कि भैया मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपना काम दूसरों से कराते हो। वो सभी काम कराते हो जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आपकी लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपका टारगेट है क्लास 12 में 95 प्लस स्कोर करना, जिसके लिए आपको बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपके सब्जेक्ट्स का मैनेजमेंट, आपको सभी सब्जेक्ट को इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि आप प्रॉपर टाइम प्रोवाइड कर सको। क्योंकि अगर आपने एक सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर भी कर लिया और किसी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम रह गए, तो आपका जो टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट जो है 95 प्लस का, वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, आपको कोचिंग का टाइम निकालना पड़ेगा, आपको हमारे वीडियोस के साथ जुड़ना है तो उसका टाइम निकालना पड़ेगा, राइट। आप जिस भी मीन से पढ़ रहे हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम प्रॉपर अलॉट करना पड़ेगा। टाइम को मैनेज करना है, सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, स्कूल को मैनेज करना है, अपनी बाकी एक्टिविटीज को मैनेज करना है। तो आपकी लाइफ में हर जगह मैनेजमेंट है। अगर आपने ठीक से मैनेज करा आज से, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, राइट, सिंपल। तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। तो एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पे तो कितनी सारी ट्रांजेक्शन को किया जाता है, कितनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो। हमने देखा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। दैट्स इट, राइट। इसके अंदर क्या क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसके? मैनेजमेंट के, राइट। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा आगे। ये हमारे पूरे पूरे चैप्टर्स है, क्लियर। अभी जो हमारे पास मेन फोकस है, जो मुझे वर्ड चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इस पे बहुत बार केस स्टडी बन चुकी है और लगातार इस पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बेटा पहले सिंपली समझ लेते हैं कि ये एफिशिएंसी होता क्या है। एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट, कि भैया अपने काम को आपको मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आप अपने काम को मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट कर सको और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सको। देखो, तो एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस क्या होता है बेटा? सिंपल वर्ड में समझो पहले, कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, कि आपको अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना है। जो आपको टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है उसके अंदर अंदर अपने काम को कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। देखो डेफिनेशन, effectiveness is concerned with the end result, means completing the task correctly within the stipulated time। जो आपको टाइम दिया गया है उसके अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करना ही इफेक्टिवनेस कहलाता है। इजी, दोबारा से सिंपल कर देता हूं। अगर आपने अपने काम को
टाइम पे कर लिया, तो आप कहलाओगे इफेक्टिव। और आपने अपने काम को, अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से इस्तेमाल करके मिनिमम कॉस्ट में कर लिया, तो आप कहलाओगे एफिशिएंट। इजी। बेटा दोनों ही एस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एस्पेक्ट अलग अलग है बट इंटर रिलेटेड है। जो मैनेजमेंट होता है ना बेटा, उसको मेंटेन करना पड़ता है इन दोनों के बीच में बैलेंस, क्योंकि दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक है दूसरा नहीं है, दूसरा है पहला नहीं है, तो इट क्रिएट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है ये मैं आपको समझाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और मजा आ जाएगा। बड़ा धांसू एग्जांपल है, एनसीईआरटी एग्जांपल है कि भैया एक कंपनी है, उसका टारगेट है 5000 यूनिट एक साल में प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। बट उनके साथ में एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? पावर फेलियर की, बार बार बिजली जा रही है वहां पे, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब 5000 यूनिट का टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए मैनेजर ने क्या किया? मैनेजर ने अपने इंप्लॉइज से डबल शिफ्ट काम कराया, ठीक है, जिसके लिए उसने उनको क्या दिया? बोनस दिया, एक्स्ट्रा वेज दी, राइट। सिंपल सी बात है, डबल शिफ्ट काम कराना तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह से काम करा के उसने 5000 यूनिट जो है वो टाइमली कंप्लीट कर ली, कि भैया टाइम से पहले उसने अपने 5000 यूनिट का जो टारगेट था वो प्रोड्यूस कर लिया। बहुत बढ़िया। बट यहां एक परेशानी आई। परेशानी क्या आई कि भैया उसकी जो कॉस्ट थी वो जो है वो बढ़ गई, क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी होगी, एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड किया गया होगा जिससे वो डबल शिफ्ट काम करे। तो काम तो टाइम पे कंप्लीट हो गया बट उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम हो गया नुकसान। तो यहां पर जो मैनेजर था वो इफेक्टिव तो था क्योंकि उसने टाइमली अपना काम कंप्लीट कर लिया, बट वो एफिशिएंट नहीं था क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। क्लियर? चलो दूसरे केस पे आते हैं। अगर मैनेजर अपने रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज के पास थे, मतलब 8 घंटे काम करा रहा है अपने एम्प्लॉय से, और उसी 8 घंटे में ब्रेक डाउन हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, उसी 8 घंटे काम करा के वो अपने टारगेट को अचीव कर रहा है, ठीक है। उसने 5000 प्रोडक्ट बना लिए, उसने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और मिनिमम कॉस्ट में 5000 प्रोडक्ट का टारगेट कंप्लीट कर लिया। बट टाइम कंप्लीट होने के बाद, जो टाइम लिमिट उसको मिली हुई थी उसके बाद किया, क्या फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने टारगेट को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मार्केट में उसके गुड्स जो है वो पहुंच नहीं पाए। तो मार्केट में उसके गुड्स पहुंचे ही नहीं, तो जो डिमांड थी उनकी कम हो गई, और कॉम्पिटिटर्स ने सारी की सारी मार्केट को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया, हो गया नुकसान। तो यहां पर जो मैनेजर था वो क्या था? वो एफिशिएंट तो था बट इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि वो अपने काम को वो टाइमली मैनर में कंप्लीट नहीं कर पाया। देखा आपने दोनों का होना कितना जरूरी है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक आता है बेटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। भैया मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहले आती है बेटा मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो बेटा कुछ ना कुछ गोल होगा तभी आपको मैनेजमेंट करना है। आपका गोल क्या है? 95 प्लस स्कोर करना, राइट। उसी के लिए तो आप अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टाइम को, हर चीज को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस होती है वो किस पे बेस्ड होती है? उसके ऑब्जेक्टिव पे, उसके गोल पे, ठीक है। और मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो यूनाइट करता है एफर्ट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू अचीव द गोल। जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट को एक करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह पे होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप बोलते हो कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट कैसा है बेटा? मल्टी डायमेंशन है। समझो मल्टी डायमेंशन क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट हमें 3 चीजों का करना होता है, इसके 3 डायमेंशन है। पहला, हमें मैनेजमेंट करना होता है वर्क का, उस काम को करने वाले जो लोग हैं हमें उनका भी मैनेजमेंट करना होता है। उसके बाद जो ऑपरेशंस होते हैं उनका भी मैनेजमेंट करना होता है। ऑपरेशंस, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, ये सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस होते हैं। इन सबको भी आपको क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है, इनके बीच में एक लिंक क्रिएट करना पड़ता है, राइट। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, ये 3 डायमेंशन है जिन तीनों को हमें मैनेज करना पड़ता है मैनेजमेंट के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन। चलिए आगे आता है।
तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है बेटा, ये कभी खत्म नहीं होता है, लगातार चलता रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस विच परफॉर्म कॉन्टिन्यूअसली। इसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो लगातार हमें परफॉर्म करने होते हैं। चलिए अगला है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट। हर एक इंडिविजुअल जो वो कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए, राइट। उन सबके इंडिविजुअल एफर्ट को यूनाइट करके हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक के एफर्ट को मिलाकर ही ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सकता है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट अच्छा है बुरा है, हम केवल फील कर सकते हैं उस चीज को, वी कांट टच देम, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देगा। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, कि भैया मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। ठीक है, चेक करते हैं। पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि भैया क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आर्ट क्या होता है। म्यूजिक, डांसिंग, ये सब क्या होता है, आर्ट है। ठीक है, तो आर्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं देखते हैं फटाफट। पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बेटा आर्ट के अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको म्यूजिक सीखना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे सुर सीखने पड़ेंगे, सारे नोट सीखने पड़ेंगे ना। तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको गेन करनी पड़ती है कंपल्सरीली, ठीक है, किसी भी आर्ट को सीखने के लिए। ठीक है जी। दूसरा पर्सनल एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको पर्सनली अप्लाई करना पड़ता है उस बेसिक नॉलेज को। हर इंसान पर्सन टू पर्सन जो है वो उसको इस्तेमाल करता है उस नॉलेज को। सीखा सबने है सुर, बट कुछ अरिजीत सिंह बन गए और कुछ फटे हुए बास, सिंपल सी बात है। तो पर्सनल एप्लीकेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना आप क्रिएटिव होंगे, उतने आप लाइफ में अपने करियर में आगे निकलते जाओगे, उस पर्टिकुलर आर्ट में बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट में आर्ट के सारे फीचर्स हैं। हाँ जी, पहला फीचर तो है थ्योरेटिकल नॉलेज। इसके अंदर भी बहुत सारी नॉलेज है जो मैनेजर को गेन करनी पड़ती है मैनेजमेंट करने से पहले। ठीक है, दूसरा पर्सनल एप्लीकेशन है। हर मैनेजर अपनी नॉलेज, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी स्किल के हिसाब से क्या करता है, उस नॉलेज को इस्तेमाल करता है रियल लाइफ में। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे, प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे। जितना क्रिएटिव मैनेजर होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि प्रॉब्लम को कैसे डील करता है वो, उतना ही उसका लाइफ का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाएगा, वो अपने करियर में बहुत आगे चला जाएगा। सिंपल। तो तीनों ही फीचर है किसके, आर्ट के। किसमें, मैनेजमेंट में। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ए आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। चलिए अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। तो वही सबसे पहले साइंस के फीचर्स देखते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस क्या होता है, साइंस के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बेसिक नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस होते हैं किस पे बेटा, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे। साइंस के सारे प्रिंसिपल्स कैसे बनाए गए हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके, ऑब्जर्व कर करके चीजों को। ठीक है, चलिए तीसरा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंस है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। साइंस के प्रिंसिपल हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, वर्ल्ड के हर कोने में। ठीक है, तो अब चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट में तीनों फीचर्स हैं। पहला फीचर है, राइट, हमने आर्ट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट में क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। चलिए प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन है या नहीं है, हाँ जी ये वाला भी है, क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब एक्सपेरिमेंट कर करके ही बनाए गए हैं, हवाबाजी नहीं करी गई है। ठीक है, सब ऑब्जर्वेशंस के बाद ही बनाए गए हैं, ऑब्जर्व करके। तीसरा, क्या यूनिवर्सल वैलिडिटी है। क्या मैनेजमेंट हर जगह पे वैलिड होता है, नहीं। मैनेजमेंट जो होता है बेटा वो हर जगह पे वैलिड नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है ह्यूमन नेचर पे, इसलिए ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये वाला फीचर जो है वो मैनेजमेंट में नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है उसको हम प्योर साइंस नहीं कहते, प्योर साइंस मैनेजमेंट को हम नहीं बोलते, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है इसके वो एग्जैक्ट नहीं है, राइट। इसलिए इसको इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इनएग्जैक्ट साइंस। और इसमें थोड़ा सा ह्यूमन फैक्टर होता है, इसलिए इसको हम सोशल साइंस भी कहते हैं। तो बेटा अगला टॉपिक आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो पहले देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है, डॉक्टर, लॉ, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स है, राइट। तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं बेटा।
सबसे पहला था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे आर्ट और साइंस में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ऐसे ही प्रोफेशन में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। अगला आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। कोई भी मुंह उठा के कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यू नीड टू हैव अ डिग्री ऑफ एमबीबीएस, आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, उसके बाद मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल बनने के लिए हमारे पास मिनिमम एजुकेशन या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। अगला पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो रेगुलेट करती है एंट्री को और कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करती है प्रोफेशनल्स के लिए। जैसे मेडिकल काउंसिल है किसके लिए बेटा? डॉक्टर के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है किसके लिए? सीए के लिए। बार काउंसिल है किसके लिए? लॉयर के लिए, राइट। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है हर एक प्रोफेशन में, ठीक है। अगला आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हर एक प्रोफेशनल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जो उसकी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने बनाए होते हैं। जैसे लॉयर जो है उसको ब्लैक कोट पहनना पड़ता है लॉ ऑफ कोर्ट में, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो फॉलो करने ही करने हैं। सर्विस मोटिव होता है, हर एक प्रोफेशनल का मोटिव सिंपल सा होता है कि सर्व करना है किसको? अपने क्लाइंट को, ठीक है, अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करनी है। चलो प्रोफेशनल के हमने फीचर देख लिए, अब देखते हैं हम लोग क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ठीक है। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो बताओ जरा मुझे, क्या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है मैनेजमेंट में? हाँ जी होती है। क्या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसमें? मैनेजमेंट के लिए, कि भाई आपको मैनेजर बनना है तो आपको ये क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये वाला फीचर नहीं है किसके अंदर? प्रोफेशन मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन का। प्रोफेशनल एसोसिएशन बेटा आईआईएम्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, राइट। गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ये, बट उसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला फीचर भी हमारे पास नहीं है हमारे प्रोफेशन में। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा नहीं है जो कंपलसरी कर रखा हो किसके लिए? मैनेजर्स के लिए, ठीक है। तो देयर इज नो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये वाला फीचर भी नहीं है। अगला सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव हमारे प्रोफेशन में भी होता है क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे होते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ फीचर्स हैं कुछ फीचर्स नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं है। डॉक्टर, लॉयर और सीए की तरह ये एक फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, बट इट इज ऑन द पाथ टू बिकम अ प्रोफेशन। अभी रास्ते में है, प्रोफेशन बन जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा इसके अंदर। आई होप क्लियर हो गया है कंसेप्ट। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। बेटा तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। एक एक करके तीनों को स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला था सर्वाइवल, दूसरा था प्रॉफिट और तीसरा आता है ग्रोथ। कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो सर्वाइव कर ले, कि वो इतना कमा ले कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर ले, जो उसकी डे टू डे बेसिस की रनिंग कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट इसको हम बोलते हैं, वो कवर कर ले। एम्प्लॉइज की सैलरी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री का रेंट, ये सब चीजें वो कवर कर ले। सिंपल सी बात है। एक बार उसने सर्वाइवल कर लिया मार्केट में, अब वो चाहती है कि भैया वो प्रॉफिट कमाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि प्रॉफिट बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग टर्म में अगर उसको सर्वाइव करना है तो। अब दूसरा टारगेट है प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है जी। अब प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद जो तीसरा टारगेट होता है वो होता है हमारा ग्रोथ, कि भैया अब ग्रो करना है हमें, अब ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। अब ग्रोथ कैसे होती है? कि भैया सेल बढ़ानी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाने हैं, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट में ज्यादा प्रोडक्ट में डील करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। सेंस अलग अलग है ग्रोथ के, बट वे एक है कि भैया आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, दैट्स इट, सो सिंपल। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद आता है हमारे पास बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव पहले तो क्यों ये समझ लो। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, सब कुछ सोसाइटी से ही लेती है, सोसाइटी को ही सर्व करती है, तब वो प्रॉफिट कमाती है। तो सोसाइटी की तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, राइट, उसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। तो सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर टू द गोल दैट द कंपनी सेट टू बेनिफिट सोसाइटी बियॉन्ड सिंपली मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के अलावा जो सोसाइटी की तरफ रोल है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
दिस ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन इंप्रूविंग द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को इंप्रूव करने पे फोकस करती है और जो सोशल इश्यूज होती हैं उनको एड्रेस करते हैं, उनको कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या आता है सोशल ऑब्जेक्टिव में कि भैया इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज करो, किसके लिए बेटा, प्रोडक्शन के लिए। आपको प्रोडक्शन करना है, उसमें आप ऐसी टेक्निक यूज करो जो इन्वायरमेंट नुकसान ना पहुंचाए। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो जो अनप्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का, ज्यादा से रोजगार दो। ठीक है, बेसिक एम्यूनिटी जैसे स्कूल खोल दो, हेल्थ केयर सेंटर खोल दो लोगों के लिए। ठीक है, ये सब चीजें करोगे तो वो क्या है, किसमें आती है बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव में। एग्जांपल देता हूँ, क्लासमेट जो है ना, क्लासमेट के जो रजिस्टर होते हैं वो अपनी सेल का कुछ हिस्सा बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहां से उनका एक सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। अगला पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यहां पे ये पर्सनल्स कौन है, ये पर्सनल्स वो है जो जुड़े हुए हैं किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज। उनका ऑब्जेक्टिव भी तो फुलफिल होना चाहिए। जब उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में आपकी मदद करेंगे। सिंपल सी बात है, राइट। तो क्या होते हैं उनके उनके ऑब्जेक्टिव्स, क्या है कि भैया उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले, मार्केट में जो सैलरी उससे अच्छी सैलरी मिले। ठीक है, पर्क्स मिले, कैसे पर्क्स मिले, मेडिकल बेनिफिट्स, अकोमोडेशन बेनिफिट्स, छुट्टियां मिले अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, घूमने के लिए, सब चीजें मिले। सोशल नीड्स फुलफिल हो उनकी। हर पर्सन की केवल फाइनेंशियल नीड्स ही नहीं होती, कुछ लोग सोशल नीड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, क्या क्या फाइनेंशियल नीड्स होती है, पीर रिकॉग्निशन, कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की जाए। ठीक है ना, जब वो कोई अच्छा काम करे तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, सबके सामने बताया जाए, समझ रहे हो, तो पीर रिकॉग्निशन होता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। हाई लेवल सेटिस्फेक्शन नीड्स भी होती है, जैसे पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। इंप्लॉय जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद नहीं करते जहां पे वो रुक जाए उनकी ग्रोथ, जहां पे वो स्टक हो जाए, कोई डेवलपमेंट ना हो फ्यूचर में, कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ना हो। वो कम सैलरी में काम कर लेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे उन्हें डेवलपमेंट का स्कोप दिखता है, राइट। तो ये चाहता है कौन, पर्सनल्स। तो ये सारे एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। बेटा एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। बेटा प्लानिंग होता क्या है, थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचो कि क्या करना है। देखो देखते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस में हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं। हमने गोल सेट किया कि 95 प्लस स्कोर करना है हमें, राइट। सबसे पहले गोल सेट करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लान्स बनाने हैं। ये सब किस में आएगा बेटा, प्लानिंग में। जो प्लानिंग होता है ना, एक ब्रिज बनाता है आपकी आज की परफॉर्मेंस और आप कहां पहुंचना चाहते हो उस परफॉर्मेंस के बीच में, राइट। इट ब्रिज द गैप बिटवीन द करंट पोजीशन द डिजायर्ड पोजीशन। ये बेसिक फंक्शन होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, और फर्स्ट स्टेप होता है किसका, मैनेजमेंट का। चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। एक बार आपने प्लान बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टास्क असाइन करने पड़ेंगे कि भैया आपका ये काम है, इन इंडिविजुअल्स का ये काम होगा, और उनको उस काम को करने के लिए रिसोर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में आप एस्टेब्लाइज करोगे एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कि भैया आपको ये काम दिया गया, आपको ये काम करना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपकी पावर्स है। साथ में आप बनाओगे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और ये पर्सन इसको रिपोर्ट करेगा। एक रिलेशनशिप, एक हायरार्की सेट करोगे, ठीक है, कि सुपीरियर कौन है और सबऑर्डिनेट कौन है। ये सब किसमें आता है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में। इसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही टाइम पे सही इंसान को सही जॉब के लिए सेलेक्ट करना, प्लेस करना, उसी को बोलते हैं स्टाफिंग। इसमें रिक्रूटमेंट आता है, जिसमें आप इनवाइट करते हो किसको, लोगों को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उनको सेलेक्ट करते हो, प्लेसमेंट करते हो, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, उनका डेवलपमेंट का ध्यान देते हो। ये सब चीजें किसमें आती है बेटा, स्टाफिंग में। ठीक है, चलिए अब आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीडरशिप, किसको, एम्प्लॉयज को, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी मदद करे। ठीक है, देखो जरा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग, influencing and motivating the individual working in the organization।
टू कंप्लीट द असाइन टास्क, जो उनको काम दिए गए हैं उन काम को करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, लीड करना। ठीक है बेटा, ठीक है। एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है जिससे कि वो ठीक से परफॉर्म करे। ठीक है, तो इसमें लीडरशिप और मोटिवेशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि आता है हमारे डायरेक्टिव के अंदर। क्लियर। अब आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या रखो, चेक रखो, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहो, उसे कंपेयर करते रहो किससे, स्टैंडर्ड से। ठीक है, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कहां पे, प्लानिंग में, जो प्लान सेट किया, जो व्यक्ति सेट किया था उससे कंपेयर करते रहो। ठीक है, अगर कोई डेविएशन होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए आप क्या लोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे, कि ढूंढो कि भैया रीजन ये हुआ क्यों, उसके लिए क्या लोगे आप, एक्शन लोगे, जिससे कि उस डेविएशन को कम किया जा सके। दैट्स इट, यही है हमारी क्या, कंट्रोलिंग। चलिए, चलो आप समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल, जो आप रिलेट कर सको, कभी ना भूलो। तो बढ़िया सा एग्जांपल जो आपने हमेशा किया है, अपने दोस्त के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करी है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने दोस्त के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले करोगे प्लानिंग। क्या आप प्लान करोगे कि भैया गेस्ट कौन आएंगे, क्या थीम रहेगी, कहां पे करेंगे, बजट क्या है प्लानिंग का, क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, क्या क्या डेकोरेशन करनी है, क्या खाने में बनेगा, क्या एंटरटेनमेंट करेंगे पार्टी में, क्या क्या मजे लेंगे। इसके बाद एक चेकलिस्ट बना दोगे कि हाँ भाई ये डेडलाइन है, इस टाइम तक ये काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एक चेकलिस्ट बना ली कि भाई जो काम होता जाएगा उस पर टिक मारते जाएंगे। ठीक है, इसे प्लानिंग करते हो नहीं करते। इसके बाद क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले रिसोर्स आइडेंटिफाई करोगे कि भाई पार्टी के लिए चाहिए क्या क्या, कितने पैसे चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, क्या डेकोरेशन के लिए चाहिए, सब चीजें आपने क्या, सबसे पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद रिसोर्स को एलोकेट कर दो कि भैया ये ले पैसे, ये काम तेरा, ये काम तेरा, ये काम तेरा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हर एक को। ठीक है ना, हर एक की बता दी कि हाँ भाई तेरा ये काम है, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करते नहीं करते, हर एक दोस्त को काम दे देते हो ना कि भाई केक का काम तेरा, ठीक है, डेकोरेशन का काम तेरा। इस तरह से एलोकेट कर दिया। साथ में उन्हें बताया कि भैया कोई परेशानी आए तो तू इसको पूछियो, तू इससे पूछियो। ऐसे एक रिलेशनशिप बनाते हो ना, बनाते नहीं बनाते, मुझे फोन कर लिया भाई तो कोई परेशानी आए तो इसमें। या फिर कोई जो काम कर रहा है नया है, वो कहता है वो बंदा उसमें बढ़िया है तो उससे पूछ लियो, तो सब चलती रहती है आपकी। इसके बाद स्टाफिंग। अब भाई केक अगर खुद बनाना तो बहुत अच्छी बात है, तो किसी ना किसी को तो हायर करोगे केक करने के लिए। किसको हायर करोगे, जो उस काम में परफेक्ट है। डेकोरेशन खुद करनी चाहिए तो अच्छी बात है, दोस्तों में कोई ऐसा है जो दो डेकोरेशन बढ़िया करता है, तो क्या करोगे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो डेकोरेशन के लिए आप उसको अलोकेट कर दोगे कि हाँ भाई ये ले पैसा ले ले, तू बढ़िया बंदा है डेकोरेशन के लिए, मैं तो सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सिलेक्शन करोगे अलग अलग लोगों का, उनकी एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग काम के लिए कर दिया सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद क्या करोगे भैया, उन सबको मोटिवेट करोगे कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, ऐसी पार्टी करेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेगा, है ना। मोटिवेट करते रहोगे जिससे कि आप अपने गोल को, मतलब अच्छी से अच्छी पार्टी थ्रो कर सको और अपने दोस्त को खुश कर सको। सिंपल सी बात है। तो ये सब मोटिवेशन करते रहोगे, धीरे धीरे सुपरवाइज करते रहोगे कि देखते रहोगे यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ये वाला काम ऐसे नहीं ऐसे कर ले। सुपरवाइज करते रहोगे कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना, और उनको मोटिवेट करते रहोगे, डाइट करते रहोगे, लीड करते रहोगे। ठीक है, इसके बाद कंट्रोलिंग करोगे। आखिरी स्टेप आता है मेरे पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करोगे, चेकलिस्ट बनाई थी ना स्टार्टिंग में, उस चेकलिस्ट के हिसाब से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है, जैसे काम चल रहा है, जिस हिसाब से कि भाई केक हो गया, डेकोरेशन नहीं हुई, ठीक है भाई, वेन्यू जो था उसमें प्रॉब्लम आ रही है, फूड में उसका ऑर्डर दे दिया बट मेन्यू डिसाइडेड नहीं है। तो मतलब जो आपने चेकलिस्ट बनाई थी उसके हिसाब से कंपेयर हो गया एक्चुअली परफॉर्मेंस को। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, वो डेविएशन ढूंढ के उसका रीजन ढूंढोगे कि भाई ये काम अभी तक हो जाना चाहिए था पर हुए नहीं, डेविएशन है, उसका रीजन ढूंढोगे और उसको ठीक करोगे। दैट्स इट, यही तो है हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर, कभी नहीं भूलोगे एग्जाम्पल। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए क्या करके। चलिए, तो पहला आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। ग्रुप के गोल को अचीव करने में मदद करता है। कैसे, आपको पता है इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स के पर्टिकुलर गोल्स है, उन गोल्स को पूरा करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो एफर्ट लगा रहे हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। मतलब जो हमारा ग्रुप है वो एफर्ट लगा रहा है, उसके एफर्ट को मैनेजमेंट क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, जोड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लेके जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। ठीक है, चलिए, इंक्रीज एफिशिएंसी, अगला पॉइंट आता है हमारे पास।
एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है बेटा? बाय यूजिंग रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो आपके पास रिसोर्स है आप मैनेजमेंट की मदद से उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर सकते हो, जिससे क्या होती है? कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एग्जांपल से समझो, जब अच्छा मैनेजमेंट होता है ना, सबको अपना अपना काम पता है, तो क्या होता है वहां पर डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होता। ठीक है, कोई भी काम दो दो बार नहीं होगा, जिससे क्या होता है हमारे रिसोर्सेज बच जाते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, राइट। तो वहां से क्या होगा? कॉस्ट कटिंग होगी, हमारे रिसोर्स का ढंग से इस्तेमाल हो रहा है और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। क्लियर? तो अगला आता है हमारे पास क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। समझो इस चीज को, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे काम कर रही है? इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट कैसा है? डायनेमिक, जो बार बार चेंज होता रहता है। तो उस डायनेमिक इन्वायरमेंट से कोप अप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी तो क्या होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए। हाँ या नहीं? होना चाहिए ना। तो वो कैसे बनेगी ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक? विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हेल्प द एम्प्लॉइज ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडेप्ट फॉर चेंजिंग सिचुएशन टू एंश्योर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव एज। कि भैया ज्यादातर एम्प्लॉइज होते हैं ना बेटा, वो चेंजेस करने में हमेशा हिचकिचाते हैं। तो वो चेंज कैसे कर पाएंगे? जब एक एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो मैनेजमेंट हेल्प करेगा एम्प्लॉइज को फटाफट चेंज को अडॉप्ट करने में। जब चेंज ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर लेगी तो क्या होगा? वो सर्वाइव कर पाएगी, ग्रोथ कर पाएगी बहुत तेजी से, और उनको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा, अपने कॉम्पिटिटर से वो आगे निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला आता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को तो अचीव करते ही हैं मैनेजमेंट की मदद से, साथ में जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था क्या क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव थे? अच्छी सैलरी मिले, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, पीर रिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, वो सारे ऑब्जेक्टिव भी मैनेजमेंट की मदद से फुलफिल होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, राइट, और सोसाइटी को डेवलप करने में अलग अलग तरीके से हेल्प करना। वो सब किस में आता है बेटा? हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। देखो इसमें भी लिखा हुआ है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट करना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और अडॉप्ट करना न्यू टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो बेटा अगला टॉपिक आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो एक एक करके तीनों को स्टडी करते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? सबसे पहले तो ये देख लो, इसमें आता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, जीएम, ये सब आता है किसके अंदर? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। चलिए इनका मेन काम क्या होता है बेटा? इनका मेन काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना, ठीक है, साथ में फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सबको ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना और रिसोर्सेज को लेके आना। ठीक है, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के काम को कंट्रोल करना और बजट्स वगैरह को अप्रूव करना, ये सब काम किसके होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के। तो जो सक्सेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हर कोई इन्हीं को जानता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सीईओ के नाम से पहचानी जाती है, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द कंपनी। सिंपल सी बात है, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए बेटा अब आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में पहले तो आते कौन कौन लोग हैं? ये आते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट के जो हेड है ना, वो आते हैं इसके, या फिर उसके भी सब डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स के अंडर जो सब डिपार्टमेंट बने उनके जो हेड होते हैं वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, या अलग अलग डिवीजन जो हमने बना रखे हैं उनके जो हेड होते हैं, ठीक है, वो आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। इनका मेन टास्क क्या होता है? जो प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है उन्हें एग्जीक्यूट करना। ठीक है, जो पॉलिसीज फ्रेम करी है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उसे एग्जीक्यूट करना, और ऑर्गेनाइजेशन का एक सेटअप क्रिएट करना, और अपॉइंट करना एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय द्वारा अपॉइंट करने का काम है वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करता है। और साथ में इंस्ट्रक्शंस देना और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, वो काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना बेटा, उनके बीच में कोऑपरेशन क्रिएट करने का काम भी इन्हीं का होता है। ठीक है, ये एक लिंक क्रिएट करते हैं किसके बीच में? टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है बेटा, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो भी काम है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले कोई कांड करते हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें आते कौन लोग हैं बेटा?
फोरमैन या सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का नाम आपने सुना होगा, जो सुपरवाइज करता है किसको, एक्चुअल लेबर को, जो कंपनी में काम कर रही है उसको सुपरवाइज करता है, तो उसको बोलते हैं सुपरवाइजर। तो इनका मेन टास्क क्या होता है, एंश्योर करना कि जो पॉलिसीज बनी थी टॉप लेवल मैनेजमेंट में और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है, उन सबको इंप्लीमेंट कराना, उसको लेबर्स को उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना, ये काम होता है किसका, हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। और वर्कर्स के ग्रीवेंस, वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम है उसको मैनेजमेंट के सामने रखना, और डिसिप्लिन मेंटेन करना वर्कर्स के बीच में, ठीक है ना, वर्कर्स पे सुपरवाइज करना, उनको हेल्प करना, उनमें डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सब काम इसका होता है, ठीक है बेटा। इन्वॉल्वमेंट डे टू डे एक्टिविटीज, जो मेनली डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो यही होते हैं, इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है किससे, लेबर से, ठीक है बेटा। तो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा अगला टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, ये ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना पॉसिबल नहीं है, लाइफ में किसी भी अच्छी चीज को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं पहले समझाता हूं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से कि कोऑर्डिनेशन है क्या और जरूरी क्यों है। मान लो आप और आपके दोस्त ना सबने प्लान किया कि चलो भाई पिकनिक जाएंगे, और सबने डिसाइड किया कि घर से हर कोई कुछ ना कुछ लेके आएगा, खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ बर्तन लेके आएंगे और गेम्स वगैरह लेके आएंगे, ठीक है। आया पिकनिक का दिन, अब सब स्पॉट पे पहुंच गए, पिकनिक स्पॉट पे सब पहुंचे हुए हैं। और जब सब खाना खाने लगे ना, तो देखा यार कोई डिस्पोजल नहीं लाया, खाना खाए किसमें। और जब गेम्स खेलने लगे तो देखा कि 3 बच्चे लूडो ले आए हैं। अब क्या होगा भैया, रिसोर्स एक्स्ट्रा हो गए, और जो जरूरी था रिसोर्स, डिस्पोजल जरूरी थे खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो कोई लाया नहीं। भाई खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो डिस्पोजल चाहिए ना। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, किसी ने किसी से कोई बात नहीं करी कि तू क्या ला रहा है, तू क्या ला रहा है, जिसकी वजह से उनका पिकनिक स्पॉइल हो गया, उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना उन्हें एंजॉय करना चाहिए था। तो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट, ठीक है बेटा। चलो तो अब देखते हैं अपने मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन को ना एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है क्या कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस बिंडिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज उन सबको बिंड करना, साथ में लेके आना। कौन कौन सी एक्टिविटीज, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, इन सबको साथ में लेके आना, टू एंश्योर, क्या करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो चलता रहे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, सारी एक्टिविटीज को साथ में लेके आना जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव कर सके, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। इट इज कंसीडर एज द सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बेटा इसको हम सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। भैया छठा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बाकी फंक्शन वेस्ट है अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो, ठीक है बेटा, क्योंकि ये बिंड करता है सारे के सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सबको एक साथ लेके आता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव द हार्मोनी, किसी के बीच में भी हार्मोनी क्रिएट करनी है, इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में, तो हमें कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। चलो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी, इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट, ग्रुप के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, मतलब ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स है वो सब कुछ ना कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उन सब के एफर्ट को कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लेके जाता है, ठीक है। इट एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन, कि भैया जब कोऑर्डिनेशन होता है तो एक ही डायरेक्शन में वो लोग सब काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता है, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, जो काम आप चाहते हो, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो काम, वो नहीं कर पाएंगे। वो किससे पॉसिबल होता है, कोऑर्डिनेशन से। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ऑल परवेसिव, हर जगह पर है कोऑर्डिनेशन, हर लेवल पे, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर फंक्शन में, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हर जगह पर ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, छोटी बड़ी, हर जगह पे आपको जरूरत पड़ती है किसकी, कोऑर्डिनेशन की। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर, ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मैनेजर द्वारा किया जाने वाला डेलिब्रेट फंक्शन है, जो करना ही करना है, अपने आप नहीं होने वाला कोऑर्डिनेशन, तो अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, आपको कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा डेलिब्रेटली, और कौन करेगा, मैनेजर्स, ठीक है बेटा।
लास्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कि भैया कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है ना बेटो, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी बढ़ती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो प्रोडक्ट लाइन बढ़ेगी, डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, एक्टिविटीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन। आपको पता है बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट का ना अपना खुद का ऑब्जेक्टिव है, अपनी पॉलिसीज है, अपना स्टाइल है काम करने का, जिसकी वजह से उनके बीच में कंफ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है, लास्ट स्पेशलाइजेशन। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनके काम को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है टू अचीव आवर कॉमन गोल। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन का अगर बेनिफिट लेना है आपको, तो यू नीड टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द डिफरेंट स्पेशलिस्ट। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ऑल द स्पेशलिस्ट एक्टिविटी इनटू अ कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव एफर्ट में कन्वर्ट करते हैं उन सबके एफर्ट को, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। तो आई होप सभी कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपका भाई यही है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग से वीडियो बन जाएगी।